पार्ट नंबर 12, सफ़ा नंबर 97 से। हरप्रीत और जसपाल ने एक दूसरे को देखा, फिर उस दरवाजे तक जा पहुंचे। जसपाल ने की होल से अंदर झांक कर देखा, फिर फौरन ही पीछे हट गया। बेगैरत उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। फिर उसने दरवाजे को चेक किया, वो लॉक नहीं था और न ही अंदर से बंद था। जसपाल ने सांस रोका, फिर तवील सांस ली और एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मनराज फकत एक जांघे में बेड पर पड़ा हुआ था और उसके साथ एक लड़की बरहना हालत में मौजूद थी। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर वो एक लम्हे के लिए हंस बहाता हुआ, फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी खुलकर मेरे सामने आ जाओगे। खैर, अब आ ही गए हो तो सुकून से खुद को मेरे हवाले कर दो। दूसरा कहाँ है? मैंने सर्द लहजे में पूछा। उसने मनराज की बात बिल्कुल नजरअंदाज कर दी थी। तभी मनराज ने उसके पीछे देखा और बोला, तुम्हारे पीछे? ये हरबा बहुत पुराना हो चुका है मनराज। मुझे तो तुम किसी खुफिया के नहीं, किराए के टट्टू लगते हो। खड़े हो जाओ। जसपाल ने कहा तो वो बेड से उठ गया। लाशौरी तौर पर उसने चप्पल पहनने की कोशिश की तो इसी असना में उसका हाथ तकिए के नीचे सिरक गया। जसपाल उसके लिए पूरी तरह तैयार था। एक लम्हे से भी कम वक्त में वो उसके सर पर जा पहुंचा और अपनी कोहनी उसकी गर्दन की पुष्ट पर मारी। वो डकारता हुआ जमीन पर जा गिरा। तभी उस लड़की ने जसपाल को पीछे से पकड़ने की कोशिश की। तब तक हरप्रीत कमरे में आ चुकी थी। उसने घुमाकर लात उसके पेट पर मारी। वो ओह की आवाज निकालती हुई बेड पर गिर पड़ी और बेड से नीचे जा गिरी। इसी दौरान जसपाल ने जमीन पर ऊंधे मुंह गिरे मनराज की पीठ पर लात मारी और उसकी पुष्ट पर बैठकर दोनों हाथों से गर्दन दबा दी। मनराज मछली की मानो तड़पने लगा। उसने बहुत हाथ पांव मारे, यहाँ तक कि उसका जिस्म ढीला पड़ गया। दूसरी तरफ लड़की अपना पेट दबाए जमीन पर पड़ी थी। इसे जल्दी से बांधो, जसपाल ने हरप्रीत से कहा तो वो उसके करीब पड़े हुए उसके कपड़ों से लड़की को बांधने लगी। मनराज साकत पड़ा हुआ था। उस पर गहरी निगाह डालते हुए उसने पूछा, ये खत्म हो गया है, अब इस लड़की से पूछो दूसरा कहाँ है? ये कहते हुए हरप्रीत ने उसकी पसली सुना तुमने? ये कहते हुए हरप्रीत ने उसकी पसली पर ठोकर मारते हुए कहा, इससे क्या पूछते हो, मैं बताता हूँ। दरवाजे की जानिब से आवाज आई तो वो दोनों ने चौंक कर इधर उधर देखा। एक सिख हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। वो लंबा तड़ंगा और सेहतमंद था। ये मनराज भी ना लड़की देखते ही पागल हो जाता है। मैंने कहा था इससे कि तुम्हारी यही कमजोरी तुझे ले डूबेगी। वही हुआ। गफलत का फायदा उठाया तुम लोगों ने। पड़ी रहने दो वो लड़की वहीं पर। दोनों अपने अपने हथियार फेंककर वही जमीन पर लेट जाओ। मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम चलाओ गोली। जसपाल ने सर्द लहजे में कहा तो एक लम्हे के लिए सिख नवारत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो बोला, मैं दलेर लोगों की कदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दलेर दुश्मन को भी छोड़ दूं। हाँ, दलेर, हरप्रीत ने तंजिया अंदाज में कहा तो सिख नवारत ने उसकी तरफ देखा। ये वो लम्हा था जिस पर जसपाल ने फायदा उठाया। उसने झुकाई ली इससे पहले कि वो कुछ समझता। वो चश्मे जदन में यूं फिसलता हुआ उसके करीब गया कि अपनी लात घुमाकर उसके घुटने पर दे मारी। वो लड़खड़ाया और आगे की तरफ गिरा। हरप्रीत हवा में उछलती हुई उस पर आ पड़ी। नवारत इस अचानक उफ्ताद से संभल नहीं सका था, इसलिए फर्श पर गिर गया। यही कमजोरी से ले डूबी। लम्हों में उन दोनों ने उसकी दुर्गत बना दी। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हरप्रीत ने जसपाल को एहसास दिलाया, जो सिख नवारत की धुलाई में मगन था। तभी वो इस पर चढ़ बैठा, फिर दोनों हाथों से उसके सर को जोर से झटका दिया तो नीचे पड़ा हुआ वो शख्स एक लम्हे के लिए तड़पा और फिर साकत हो गया। जसपाल ने उठकर उस बरहना लड़की को देखा।
जो ऊंधे मुंह बड़ी वहशत से कांप रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा, तभी वो घबराए हुए बोली, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं इनके साथी नहीं हूं, मैं तो फकत उसके मुंह में अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। जसपाल ने उसकी गर्दन अपने पंजों में दबोच ली, फिर उसी वक्त उसे छोड़ा जब वो दुनिया छोड़ गई। निकलो, जसपाल ने उठते हुए कहा, और वो वहां से यूं निकले जैसे वो लोग दोबारा जिंदा होकर उन पर हमलावर हो जाएंगे। दोनों पोर्च में आकर रुक गए। उन्होंने बड़े ध्यान से बाहर का जायजा लिया। जोगी और उसका साथी उनके इंतजार में थे। दोनों ही साइड रूम से बाहर आ गए और फिर गेट से बाहर निकलते चले गए। जसपाल के लिए रास्ता साफ था। वो तेजी से निकला और गेट तक पहुंचा। बाहर पुरसकून माहौल था। जोगी उनसे चंद कदम के फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास था। जसपाल उसके करीब गया तो वो बोला, 2 चौकीदार थे, बेहोश हैं, उन्हें आपकी आमद की खबर नहीं हुई। ओके, अब बाकियों का पता करो। ये कहते हुए उसने अपनी जीन की जेब में हाथ डाला और फिर हाथ बाहर निकाला तो उसमें सोने का एक बिस्किट था। ये रखो, जरूरत होती है। जोगी ने वो पकड़ा और कार में बैठ गया। हरप्रीत अपनी जेब में आकर बैठ चुकी थी, इसलिए जैसे ही जसपाल बैठा उसने जीप बढ़ा दी। इनकी कार का रुख अब ओगी गांव की तरफ था। जालिंदर से निकलने तक वो दोनों खामोश थे। फिर जैसे ही वो रसूलपुर कला के करीब से गुजर रहे थे, हरप्रीत ने जीप के अंदर की खामोशी को तोड़ा। काफी अच्छे फाइटर लगते हो। ये तुम मुझसे पूछ रही हो या अपनी राय दे रही हो? जसपाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। जाहिर है अपनी राय दे रही हूं। बहुत शुक्रिया, वो एहतसार से बोला तो उसने कहा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे हुस्न में। उसने लहजे को रोमानवी बनाते हुए कहा। ना जसी जी, मेरे हुस्न के बारे में नहीं, मेरी फाइट के बारे में, वो टोकते हुए बोली। ओह ठीक है, लेकिन एक बात है, जब इंसान अपनी बका की जंग लड़ रहा हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। फिर ना फाइट देखी जाती है ना फाइटर, बस फिर मद्दे मुकाबल को खत्म करने का ही सोचा जाता है। जसपाल ने कहा तो वो हंसते हुए बोली, ये मेरा दिल रखने को कह रहे हो ना? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अच्छी फाइटर नहीं हूँ, मुझे सीखने का इतना ज्यादा मौका नहीं मिला। ये ठीक कहा तुमने। दरअसल स्ट्रीट फाइटर, प्रोफेशनल फाइटर और सिक्योरिटी फाइटर में जितना फर्क होता है, उतना ही एक मुजरिम अपनी अलग ज़हनियत से लड़ता है। उसकी अपनी नफ्सियात होती है। जसपाल ने संजीदगी से कहा तो उसने चंद लम्हे सोचते हुए कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? नहीं, मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। क्यों? वो हैरत, दुख और इस्तिजाब से बोली। तो जसपाल ने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, क्योंकि ऐसे मलाई जैसे बदन वाली लड़की लड़ते हुए अच्छी नहीं लगती। उसे तो बस मुलायमत से छूने को दिल चाहता है। तेरे इतने खूबसूरत चेहरे पर अगर एक खराश भी आ गई तो समझो हुस्न गहना गया, और मैं तुझे इतनी ही खूबसूरत देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर वो चुड़ैल तेरे सर पे कुछ मार देती तो वो दोनों तुम्हें, उसने चिढ़कर कहा। तो जसपाल हंस दिया, मगर वो खामोश नहीं हुई। तुम हंस रहे हो। तुम ये शायरी करके बात को गोल मोल मत करो, बल्कि सीधे कह दो कि तुम मुझे इस लायक ही नहीं समझते। काश मैंने यूनिवर्सिटी के दिनों में पूरी तवज्जो से सीख लिया होता। उसने कहा तो जसपाल सिंह ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और अपनी उंगलियों की पोरों से उसकी गर्दन सहलाते हुए बोला, कोई लड़की इतनी जल्दी से मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी जितनी जल्दी तुमने बनाई है। मेरे दिल की सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि तुम हर वक्त मेरे करीब रहो। मैं कौन सा दूर रहना चाहती हूँ? उसने एक हाथ से उसका हाथ थपथपाया और फिर स्टीयरिंग संभाल लिया। वो अंदर से पिघलने लग गई थी, जिसे जसपाल ने पूरी तरह महसूस कर लिया। तो बोला, हरप्रीत, फाइटर यूं ही नहीं बन जाता कोई बंदा, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है।
मैं तुझे बहुत कुछ सिखा दूंगा, लेकिन तुम हर हालत में मेरा साथ देने का वादा करो। मैं तुम्हारी हूँ जैसी, उसने कहा। तो ऐसे लम्हात में चलती हुई जीप अचानक लड़खड़ा गई, जिस पर फौरन ही हरप्रीत ने काबू पा लिया और ब्रेक लगा दिए। तभी वो दोनों हंस दिए। लाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ, जसपाल ने कहा। तो हरप्रीत उतरकर दूसरी तरफ सवार हो गई। जसपाल ने जीप आगे बढ़ाई तो हरप्रीत ने उसके कांधे पर अपना सर रख लिया। वो सहाने सपनों में खो जाना चाहती थी, लेकिन तल हकीकत उसके ख्वाबों को जहर आलूद किए हुए थी। उन्हीं लम्हात में उसने जसपाल का हर तरह के हालात में साथ देने का फैसला कर लिया। नया पैराग्राफ। सुबह की सहर अंगेजी हर तरफ फैली हुई थी। मशरिक से तुलुए आफताब के आसार वाज़ेह होने को थे जब मैं अपनी बाइक निकालकर घर से निकला। मैं अपने मामूल के मुताबिक डेरे की तरफ निकल पड़ा था। मेरा इरादा था कि मैं वहीं जाकर सो जाऊं, क्योंकि रात भर मुझे और छाके को नींद नहीं आई थी। खाना खाने के बाद बहुत देर तक हम छत पर जाकर बातें करते रहे। फिर मैं वहीं चारपाई घसीट कर लेट गया, जबकि वो बाहर वाले कमरे में जाकर सो गया था। कुछ देर पहले मैंने जाकर उसे देखा था, वो वहां नहीं था। मेरी छत पर से नीचे उतरने से पहले ही वो चला गया था। उसके साथ साथ मेरे मन में तजस्सुस था कि जो कुछ भी हमने रात किया उसका रद्देअमल क्या हुआ। सरदार शाहदीन के डेरे पर न सिर्फ फायरिंग हुई थी, बल्कि वहां से बंदे अगवा कर लिए गए थे, जिनकी लाशें दूर वीराने में पाई गई थी। असल सवाल ये था कि क्या सरदार शाहदीन उन्हें किसी भी सूरत में कबूल करता है या फिर अनजान बन जाता है। वो मलिक सज्जाद को क्या जवाब देगा? मलिक सज्जाद का रद्देअमल क्या होगा? वो इंतकाम लेने के लिए मजीद ताकत इस्तेमाल करेगा या फिर खौफजदा होकर खामोश हो जाएगा? पीरजादे के बंदे मारे गए थे, उसका रद्देअमल क्या था? और रंधावा, उसने सारे खेल का क्या किया था जिसकी बिसात मैंने बिछा दी थी? क्या दिलबर और साथी वहीं कुएं पर होंगे? यहाँ पे कहीं इधर उधर हो गए होंगे? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दिलबर के कुएं की तरफ से होकर जाऊं, मगर उसमें काफी हद तक रिस्क था। ये मेरे मामूल के खिलाफ था। मैं कम से कम अपनी तरफ से कोई शक छोड़ना नहीं चाहता था। मैं इन्हीं सोचों में गलता घर से निकलकर चौक में पहुंचा तो काफी सारे लोग जमा थे। मैं भी उनके करीब जाकर बाइक रोक दी और ऊंची आवाज से पूछा, ओ ये सब खैर तो है ना? ये तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो? ओ जमाले, तुझे नहीं पता यहाँ तो पूरे इलाके में हलचल मची हुई है, एक जोशीले नौजवान ने तेजी से कहा। तो मैंने अपने अंदर का तजस्सुस दबाते हुए लापरवाही से पूछा, क्या जलजला आ गया था रात? ओए तुम्हें मजाक सोच रहा है? इधर 9 बंदे एक ही रात में कत्ल हो गए हैं। उसने धीरे फैलाकर यूं कहा जैसे मुझे डरा देने को हो। 9 बंदे? मैंने तजस्सुस से पूछा, इतने बंदे किसने मार दिए? ये नहीं पता चला। उन सब की लाशें थाने में हैं। रात पुलिस भी उधर पहुंच गई थी। एक दूसरे बंदे ने मुझे मालूमात दी। वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? और वो बंदे कौन थे? मैंने पूछा तो उसने बताया 3 बंदे को तो पीरजादे के थे। उसके गांव की साथ वाली बस्ती मीरा शाह में रहते थे। बाकी 6 का पता नहीं चला, वो कोई बाहर के थे। सुना है वो सारा दिन इस इलाके में फिरते रहे थे। थाने से कुछ पता चला? मैंने पूछा। नहीं जी, वहां से कोई आएगा तो ही मालूम होगा, उसने जवाब दिया। तो मैंने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, लो भाई, हम तो अपना काम करें, पता चल ही जाएगा। मैं उन्हें वही बातें करता छोड़कर डेरे की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही डेरे वाली कच्ची सड़क पर मुड़ा, मुझे डेरे के बाहर खड़ी शाहजेब की सफेद गाड़ी दिखाई दी। उसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि सरदार शाहदीन को पता चल गया है। मेरे लिए लम्हात किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। मैं अगर यहीं से वापस मुड़ता हूँ तो जो थोड़ा बहुत शक था वो यकीन में बदल जाता, और आगे जाता हूँ
तो पता नहीं मेरे लिए वहां कौन इस्तकबाल करने के लिए खड़ा होगा। इस कदर बेयकीन हालात में शाहजेब अकेला नहीं हो सकता था। मैंने एक तवील सांस ली और फिर किसी खतरे की परवाह करते हुए बाइक ना रोकी, बल्कि बढ़ता चला गया, यहां तक कि बाइक उस कार के बराबर जा रुकी। मैं हाथ में दूध का बर्तन लिए गेट के अंदर चला गया तो शाहजेब बरामदे में पड़ी हुई चारपाई पर नींद दराज था। मुझे देखते ही सीधा खड़ा हो गया। मैंने उससे मुसाफा करते हुए काफी हद तक हैरत से पूछा, शाहजेब, तुम इस वक्त थाने जाना है, चलोगे मेरे साथ? उसने मेरे चेहरे पर देखते हुए पूछा, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा। तुम कोई बंदा मेरे घर भेज देते हो, मैं थोड़ा तैयार हो जाता। ऐसी हालत में मैंने कहते हुए जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। ये नहीं पूछोगे कि क्यों जाना है? उसने आहिस्तगी से पूछा। थाने कोई बंदा हैरियत से नहीं जाता, और ऐसे बेवक्त। फिर मैं रास्ते से सुनकर आया हूं कि 9 बंदे कत्ल हो गए हैं। मैंने लापरवाही से कहा, हाँ, इसी सिलसिले में जाना है, चलोगे? उसने पूछा, कह तो रहा हूं चलो। मैंने जवाबन तेजी से कहा, आओ फिर मेरी गाड़ी में चलते हैं। उसने यूं कहा जैसे मेरा रद्देमल देखना चाह रहा हो। चल। मैंने उससे पहले कदम बढ़ा दिए। गेट की तरफ जाते हुए मैंने भेदे को दूध घर पहुंचा देने का कहा और उससे पहले गेट से बाहर था। हम दोनों तकरीबन एक साथ ही कार में बैठे और फिर कुछ देर के बाद हम थाने की जानिब चल दिए। मेरे ज़हन में फकत एक ही बात गूंज रही थी, ये हो ही नहीं सकता था कि सरदार शाहदीन को इस कार्रवाई के बारे में मुझ पर शक ना हो। उसे पूरा यकीन होगा। शायद वो किसी अमली कार्रवाई से पहले आसाफ की जंग लड़ रहा था, अपने यकीन को पुख्ता कर रहा था, या फिर मुझे कहीं ले जाकर तशद्दुद करके ये सब उगलवाने के लिए ले जा रहा था। अब जो कुछ भी था, मैं एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। अमली तौर पर मैंने सरदारों से टक्कर ले ली थी, गोया खुद को आग में झोंक दिया था। अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए खुद को तैयार कर चुका था। मैं आसाम मजबूत किए उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठा रहा। शाहजेब ने कोई बात नहीं की, बल्कि इंतहाई संजीदगी से ड्राइविंग करता रहा। जब उसने कोई बात नहीं की तो मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं थी। हम गांव की हदूद से बाहर निकल आए थे और कस्बे की जाने बढ़ रहे थे। यही वो रास्ता था जहां मुझे इंतहाई दर्जे का मुहतात होना था। किसी भी वक्त कुछ हो सकता था, मगर कुछ ना हुआ। थाने का गेट आ गया और वो अपनी कार समेत अंदर चला गया। अफसर रंधावा अपने कमरे में था। हम कार से निकलकर उस जाने बढ़ गए। उसके कमरे में जब हम दाखिल हुए तो एक निगाह हम पर डालकर वो कागजात में उलझ गया। हम चंद लम्हे खड़े रहे तो शाहजेब ने कहा, बहुत मसरूफ हो रंधावा साहब। ये कहते हुए वो एक कुर्सी पर बैठ गया और मुझे भी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो मैं बैठ गया। हाँ यार, बहुत। ये कहते हुए वो दोबारा कागजों में उलझ गया। फिर उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और तंजिया अंदाज में कहा, तुझे किसने कहा है कि मेरे ऑफिस में कुर्सी पर बगैर इजाजत के बैठ जाओ? ये मेरे साथ आया है और मैंने ही इसे कहा है। शाहजेब ने तेज अंदाज में कहा तो वो बोला, ये आपके साथ ना आया होता तो मैं इसे अभी इस कमरे से धक्के देकर निकाल देता। इसकी इतनी हैसियत है कि ये मेरे सामने बैठ सके। लेकिन इतनी हिम्मत है इंस्पेक्टर कि मैंने तुम्हारी फिरकी घुमा दी थी। मैंने मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज में कहा तो शाहजेब ने झंझलाते हुए कहा, ओ छोड़ो यार, मैं किस मकसद के लिए आया हूँ और तुम लोग क्या बात लेकर बैठ गए हो? अब बोलो, क्या बात है? रंधावे ने गुस्से में कहा तो उसने ठहरे हुए अंदाज में पूछा, लाशें कहाँ हैं? शहर भिजवा दी हैं पोस्टमार्टम के लिए।
इनमें से दो की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी, उसे आम से लहजे में कहा। फिर चंद लम्हे रुक कर उसने तजस्सुस अमीज़ अंदाज में पूछा, बाकी आप बताएंगे, शिनाख्त कर लेंगे इन्हें? जब बाकी शिनाख्त कर लिए गए हैं तो इन दो की शिनाख्त का क्या मसला है? शाहजेब ने पूछा। इसलिए कि वो आपके डेरे पर थे, वही फायरिंग हुई, मगर लाशें डेरे से दूर वीराने में मिली हैं। उनमें से 3 बस्ती मीरा शाह के थे। बाकी ये सब क्या है सरदार जी? आखिरी लफ्ज कहते हुए उसके लहजे में तंज उतर आया था। तभी शाहजेब ने उससे ज्यादा तंजिया लहजे और गुस्से में कहा, यही तो मौमा है जिसे हल करना है, और अहम तरीन सवाल यह है कि आपको किसने इनके मुतालिक बताया, आप तक पहुंचे और किससे पूछे बगैर वहां से लाशें भी उठवा कर ले आए? हाँ, ये सवाल तो बनता है, लेकिन आप ऐसा करें, चाय पिए। मैंने पीरज़ादा वकास को बुलवाया है, वो या उनका कोई बंदा यहाँ पर आ जाए तो बात करते हैं। मैं फिलहाल कागज मुकम्मल कर लूं। ये कहते हुए वो फिर से कागजों में उलझ गया। बिलाशुबा वो ड्रामा कर रहा था, क्योंकि उसने अपने किसी बंदे को चाय का नहीं कहा था। साफ जाहिर था कि वो हमें नजरअंदाज कर रहा है। शाहजेब पेचोताप खाता हुआ उसकी तरफ देखता रहा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि पीरज़ादा वकास की स्याह जीप वहां कर रुकी। वो उसमें से निकला और सीधा रंधावे के दफ्तर में आ गया। उसने हमें देखा, हम सब से मुसाफा किया और कुर्सी पर बैठ गया। तो रंधावे ने कागजात एक तरफ किए और गहरी संजीदगी से बोला, पीरज़ादा साहब, आपके 3 मुलाजमीन कत्ल हो गए हैं। मैंने इसी सिलसिले में आपको बुलाया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम अपनी फरियाद लेकर थाने में नहीं आए, बल्कि लाशें उठा लेने के बाद हमें थाने में बुलाकर पूछ रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ, ये इतनी तेज रफ्तारी क्यों? पीरज़ादा वकास ने काफी हद तक तंजिया और गुस्सीले लहजे में पूछा। अभी आपके आने से पहले शाहजेब ने भी ऐसा ही सवाल किया है, तो आप दोनों गौर से सुन ले। मुझे कल शाम ऊपर से अहकामात मिले थे कि इलाके में कुछ मशकूक लोग हैं, उन्हें पकड़ लें। मेरे मुखबर भी इतला दे चुके थे। शाम होने से पहले ही भारी नफरी यहाँ से भिजवा दी गई। गौर करें मेरी बात पर, मैंने नहीं मंगवाई, बल्कि भेज दी गई। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की रसाई यहाँ तक है कि मेरी इस बात की तस्दीक आप कर सकते हैं। मैं मजबूर था और मैंने उन्हें पकड़ना ही था। लेकिन ये कहकर वो खामोश हो गया तो शाहजेब बोला, लेकिन क्या? मैं जिस वक्त उन्हें पकड़ने के लिए डेरे के करीब पहुंचा तो वहां से कुछ दूर फायरिंग हुई। मैंने वो अपने लिए उलझावा ही समझा और डेरे पर गया। वहां आपके मुलाजमीन ने बताया कि छत पर फायरिंग हुई है। मैं खुद छत पर गया। वहां आसार तो मिले, मगर बंदे नहीं थे। मैंने फौरन इलाका छान लेने का हुक्म दिया और ये सारी लाशें एक जगह से मिल गईं। लेकिन शाहजेब ने कहना चाहा, मगर रंधावे ने सख्ती से कहा, लेकिन कुछ नहीं शाहजेब, सीधी सी बात है, ये दोनों ग्रुप आपस में लड़कर मरे हैं या फिर इन्हें कोई तीसरी पार्टी मार गई है। ये तो है, तफ्तीश से मालूम हो ही जाएगा। आप लोगों को मैंने इसलिए बुलवाया है कि जो हकीकत है वो मुझे बता दे, या फिर सलाह मशवरा करके कोई फैसला मुझे बता दे। नहीं तो क्या करेंगे आप? पीरज़ादे ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं कोई दुश्मन दुनिया तो नहीं हूं। पीरज़ादा साहब, मैंने जो कुछ देखा है वही लिख लिया है। इन कागजात पर फाइलों का पेट भर लिया है। मैंने 2-4 घंटे के बाद मैंने ये रिपोर्ट डीएसपी साहब को दे देनी है। फिर वो जाने और आप। वो फैसला कुन अंदाज में कह चुका तो पीरज़ादा बोला, मेरी तरफ से अभी ये तय कर लें कि आप जो रिपोर्ट देंगे वो बिल्कुल सच पर मबनी होनी चाहिए।
बाकी जो तफ्तीश होनी है उसकी निगरानी में कर लूंगा। अब मुझे ये पता ना चले कि आपने डंडी मारी है और उन मशकूक बंदू का ये कि जिक्र ही ना करो कि वो किसके मेहमान थे। वकास, तुम गलत समझ रहे हो, सच वो नहीं जो तुम देख रहे हो। शाहजेब तेजी से बोला। नहीं शाहजेब नहीं, ऐसे ना कहो। मेरे 3 मुलाजिम कत्ल हुए हैं, उन्हें छोड़ो। तुम लोगों के डेरे पर इश्तिहारी पहले भी आते जाते हैं, लेकिन ये कौन थे और इलाके में क्यों दंदनाते फिर रहे थे? मुझे इस सवाल का जवाब दो। मैं भी इन इश्तिहारियों की तरह यहाँ चंद दिन रहने के लिए आए थे। वो तेजी से बोला। तो फिर इन्हें बेलगाम होने की इजाजत किसने दी? पीरजादे ने पूछा तो शाहजेब खामोश रहा। फिर तेजी से बोला, हम भी डेरेदार हैं और ये सारी बातें समझते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि हम बात करते हैं, मैं तुम्हें समझा दूंगा, उसने कहना चाहा, लेकिन पीरजादे ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो या फिर इन बंदू के कत्ल का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे अपना हिसाब लेना आता है। ये कहकर वो कुर्सी से उठ गया। तभी रंधावे ने उससे पूछा, तो फिर क्या कहते हैं? वही जो मैंने कहा है, हम लोग जुबान रखते हैं और अपनी जुबान का पास भी करते हैं, क्योंकि हम मर्दों वाली जुबान देते हैं। ये कहकर उसने शाहजेब की तरफ देखा और फिर कमरे से बाहर निकलता चला गया तो वहां पर खामोशी छा गई। ये अच्छा नहीं हुआ, शाहजेब ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मैंने तो सोचा था कि आप दोनों को बुलाकर कोई मशवरा करके ही रिपोर्ट फाइनल करूंगा, मगर लगता है पीरजादा साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जमाल, तुम क्या कहते हो? अचानक शाहजेब ने मुझसे पूछा। इससे क्या पूछते हो आप? जिस बंदे को अपनी खबर नहीं, अगर आपका हाथ इस पर ना होता तो अब तक ही ना जाने किस जेल में पड़ा सड़ रहा होता। रंधावे ने इंतहाई नफरत से कहा। रंधावा साहब, ख्याल करें कि ये मेरे साथ आया है, शाहजेब ने गुस्से में कहा। यही तो कर रहा हूं, वरना अब तक इसके छित्तर मारकर थाने से भगा न लिया होता। उसका लहजा हनूस गुस्सीला था। उस वक्त तक पीरजादा अपनी जीप समेत वहां से चला गया था। तभी शाहजेब उठा और बगैर हाथ मिलाए कमरे से बाहर चला गया। मैंने भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। मेरी और रंधावे की निगाहें एक लम्हे के लिए चार हुईं, तो उसने हफीफ सा इशारा किया, जिसे मैं फौरन तो न समझ सका, लेकिन इस पर गौर करने लगा। हम दोनों कार के करीब आ गए। शाहजेब के चेहरे पर इंतहा दर्जे की संजीदगी थी। वो चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर फौरन ही लपक कर अंदर चला गया। इस बार वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर नहीं गया था। वो न जाने क्या बात करना चाहता था। उसी लम्हे मुझे रंधावे की हफीफ इशारे की समझ आ गई। मैं टहलता हुआ थाने से बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मुझसे कुछ फासले पर, चेहरे पर कपड़ा लिए, छाका बाइक पर खड़ा था। मेरा दिल अचानक खुशी से भर गया। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। वो वहीं टहलने लगा। तभी अंदर से शाहजेब की कार निकली और मेरे करीब रोक दी। तब मैंने उसके पास जाकर कहा, मुझे जरा यहाँ थोड़ा काम है, मैं वो करके आता हूँ, तुम जाओ। ऐसा काम अचानक क्या पड़ गया? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। कई दिनों से सोच रहा था, मुझे किसी बंदे से मिलना है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए अपना रुख उस तरफ कर लिया जिधर छाका मेरी पुश्त पर था। शाहजेब चला गया तो मैं कुछ देर मजीद वहीं रुका रहा, फिर छाके की तरफ चल दिया। वो बाइक स्टार्ट करके मेरे पास आया। मैं उसके पीछे बैठ गया तो उसने बाइक भगा दी। मैं एक बहुत बड़े खतरे से दो चार होने वाला था। यही इशारा मुझे रंधावे ने दिया था। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया था। अब मैंने सूरत-ए-हाल के मुताबिक अपना आइंदा लाहे-अमल तरतीब देना था। नया पैराग्राफ।
जसपाल अपने कमरे में था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जहाँ हरी भरी फसलें दूर तक फैली हुई धूप में चमक रही थी। बज़ाहिर वो इस मंजर में खोया हुआ था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो मुसलसल मनराज और उसके साथियों के बारे में सोचता चला जा रहा था। बिलाशुबा उनमें खुलबली मच चुकी होगी। अपने तय उन्होंने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा था, लेकिन जल्द या बदेर वो इस तक पहुंच जरूर जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि रविंदर सिंह या उसकी औलाद को इनकी ओगी बिन में आमद के बारे में पता न चला हो। यकीन उस वक्त हो जाना था जब वो उस तक पहुंचकर अपना आप जाहिर कर देते। जसपाल यही चाह रहा था कि वो किसी न किसी तरह खुद को उसकी जानिब बढ़े, लेकिन इतनी जल्दी कोई मौका हाथ नहीं आ सका था। उसने अपने तौर पर तो सोचा हुआ था कि क्या करना है, और वो ऐसा करता, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर वाला मामला दरमियान में न आ जाता। इन चंद दिनों में तो यहाँ के माहौल से ही मानूस नहीं हो पाया था। अब मामला ये नहीं रहा था कि वो उनकी तरफ से कुछ होने का इंतजार करता, बल्कि खुद आगे बढ़ना था। उसे शहद के छत्ते में हाथ तो डाल दिया था। अब सुकून की उम्मीद रखना बेकार था, और माहौल से मानूस होने का बहाना फजूल था। सोच के रो में जैसे वो बहता ही चला गया कि उसके मन से बड़ी खुशगवार कुन सी आवाज आई, क्या वाकई तुम इस माहौल से मानूस नहीं हुए? ये क्या सवाल था, उसने सोचा। ये हकीकत है जसपाल सिंह जस्सी जी, अगर आप मानूस न होते तो हरप्रीत के सहर अंगेज हुस्न से यूं मात न खा जाते। वो महज हुस्न का मुजस्मा नहीं, एक खूबसूरत आफत भी है। गुजरी रात तुमने जरा सी झलक देख ली थी, अब क्या ख्याल है? हाँ, वो परत दर परत खुलती चली जाएगी और मुझे हैरान कर देगी। ये सोचते ही वो उन लम्हात में खोकर लज्जत महसूस करने लगा जब जोश और गुस्से में भरी हरप्रीत उसके साथ लगी। दुश्मनों से नबर्द आसमां थी। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसे यूं लगा जैसे हरप्रीत ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें हमायल कर दी हैं। जसपाल ने उन्हें बड़ी नरमी से थाम लिया तो अचानक उस पर आया हुआ कि वो खुली आंखों से कोई ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि हकीकत में वो उसकी इस कदर करीब है। उसकी जुल्फों का साया उस पर था और वो बड़ी नरमी से पूछ रही थी, जस्सी जी, क्या सोच कर मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें सोच कर, उसे बड़े हलूस से कहा। वो इठलाते हुए बोली, मेरी इतनी कहा हैसियत कि मुझे सोचते हुए तुम सारी दुनिया से गाफिल हो जाओ, यहाँ तक कि किसी के कमरे में आ जाने का भी तुम्हें पता ना चले। सच्ची तुझे सोच रहा था, जिस तरह तूने रात उस लड़की को मारा, और फिर बस मैं समझ रही थी कि तुम कोई रोमांटिक ख्याल सोच रहे हो। ये कहकर वो लम्हा भर कर रुकी और फिर पूछा, फिर क्या सोचा? मुझे फाइट सिखाएगा? देखो, बेबे से इजाजत लेकर दे दो। तुम्हारी कोई हड्डी पसली टूट गई तो फिर उनसे मार कौन खाएगा? जसपाल ने मजाक में कहा। तभी वो उसे देखती रही और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो आओ, अभी इजाजत लेकर देती हूँ, फिर उसके बाद ही खाना खाएंगे। चलो, अनुजीत भी घर पर है। जसपाल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उठकर उसके साथ चल दिया। वो दोनों माँ बेटा डाइनिंग टेबल पर इसका इंतजार कर रहे थे। सत श्री अकाल बेबे जी, जसपाल ने कहा और मेज के करीब कुर्सी पर अनुजीत के साथ बैठ गया। सत श्री अकाल पुत्र, वाह गुरु तुम पर कृपा करे। चल पुत्र, नाश्ता कर ले। बेबे ने ममता भरे लहजे में कहा और अपने सामने नैपकिन दुरुस्त करने लगी। खाने के दौरान जसपाल ने अनुजीत की तरफ देखकर पूछा, यार तुम तो इतने बिजी हो गए हो कि शक्ल ही नहीं दिखाते। मामलात ही कुछ ऐसे हैं। खाने के बाद तफसील से बताऊंगा, उसने गहरे अंदाज में कहा और खामोश हो गया। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए तो हरप्रीत ने बेबे को मुखातब करते हुए कहा, बेबे जी, आप जस्सी को इजाजत दें कि ये मुझे फाइट सिखाए। मैंने सुबह बताया था ना।
तू जान और तेरे काम। अगर जस्सी पुत्र समझता है कि तुझे ये सीखना चाहिए तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे बेबे जी मैं यही समझता हूँ कि हरप्रीत को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, घरदारी सीखनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अपनी हिफाजत के लिए उसे ये भी सीख ही लेना चाहिए। जसपाल ने कहा तो अनुजीत बोला, जसपाल अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे उसी तरह तुम ये जान जाओगे कि हम ही नहीं, पूरी सिख कौम हालते जंग में है, और ये जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई है। हम अमृतधारी और हर अमृतधारी सिंह कुर्बान होने के लिए है। मुझे एहसास है अनुजीत, जसपाल ने कहा और फिर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर उनके दरमियान कोई बात ना हुई, यहाँ तक कि उन्होंने खाना खत्म किया और उठकर बाहर लॉन की तरफ चल दिए। बेबी अपने कमरे में चली गई थी। वो दोनों लॉन में आकर कुर्सी पर बैठ गए। धूप तेज थी मगर अच्छी लग रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रहे। फिर अनुजीत ने कहा, मुझे हरप्रीत ने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी रात की कार्रवाई के बारे में मुझे मालूम हो गया है। कहीं ये सब कुछ तुमने जल्दी में तो नहीं कर दिया? नहीं अनुजीत, जल्दी में नहीं, ठीक वक्त पर किया है। मैंने उन्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। उन पर खौफ तारी करना था। ये इस सूरत में है जब उन्हें यकीन हो जाए कि ये सब मैंने किया है। तुम्हारा नेटवर्क है यहाँ पर? उसने पूछा। मेरा नहीं, किसी और का है, जसपाल ने एहतसार से कहा। पराये बाजुओं का कोई इतबार नहीं होता। अपने बाजू। अनुजीत ने कुछ कहना चाहा तो वो तेजी से बोला, मैं जानता हूँ, कुत्ते को जब तक रोटी डालते रहो वो वफादार रहता है, और जब रोटी ना भी डालो तब भी वो वफादार रहता है। ये जानवर की हसलत है, लेकिन इंसान उस वक्त बदतर हो जाता है जब वो रोटी भी खाता रहे और डस ले। सांप की यह हसलत है कि वो दूध पिलाने वाले को भी डस लेता है। ये नेटवर्क कोई धर्म या किसी मजहब का नहीं है। ये जराइम पेशा लोगों का एक सिंडिकेट है, आलमी सतह पर। और तुम कहीं इसका हिस्सा तो नहीं हो? अनुजीत ने सरसराते हुए तेजी से पूछा। हिस्सा तो नहीं, लेकिन इसके बहुत करीब हूँ। मेरी वजह से उन्होंने बहुत फायदा हासिल किया है। बज़ाहिर उनकी पहली तरजीह दौलत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ दौलत के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। उनकी तरजीहात कुछ और हैं, जिन्हें मैं भी अब तक नहीं समझ पाया हूँ। मनशियात? वो धीरे से बोला, नहीं, मैंने अब तक किसी बंदे को नहीं देखा कि वो मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हो या फिर खुद ऐसी चीजों का आदी हो। मेरा अपना एक अंदाजा है कि वो सिर्फ ताकत चाहते हैं। क्यों, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जसपाल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तो अनुजीत चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, उस पुलिस ऑफिसर को हमारी सिख तंजीम ने खत्म किया है। जिन लड़कों ने इसे कत्ल किया है वो अब भी इस इलाके में मौजूद हैं। कत्ल का कोई सुराग उनके पास नहीं है, सिवाय 1-2 नंबरों के, जिस पर उस पुलिस अफसर को धमकियां दी गई थी। इस बारे में वो लोग कंफर्म नहीं हैं, क्योंकि ये नंबर किसी के जाती नहीं, पब्लिक फोन बोथ से हैं जो जालिंदर में है। खैर, ये कंफर्म बात है कि वो इन कातलों तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे जो मर्जी कर लें। वो बेसहारा लोग नहीं हैं, उन्हें पूरा तहफ्फुज है। अब ये जो कमीशन बना है, इसने किसी के भी गले में फंदा डाल देना है। रविंदर सिंह ने ये फंदा तुम्हारे गले में डालना चाहा, इसलिए मनराज सिंह को इधर भेजा। फिर जो उन्होंने चाहा वही हो गया। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में उन्होंने तुम पर निगाह भी रखी होगी, और तुम हरप्रीत के साथ। अनुजीत, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम ऐसा करो, 2 दिन तक अपने कमरे में रहो।
तुम्हारा फोन ऑफ होना चाहिए, बस आराम करो। जसपाल ने गहरी संजीदगी से कहा। तो उसने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ यार, अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती ना, तो वो जालिंदर वाला घर मेरे लिए चूहेदान साबित होता। मनराज किसी लड़की के साथ अय्याशी नहीं, बल्कि मेरे इंतजार में होता, उसने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन मेरी इतलात गलत नहीं हो सकती, उसने एहतजाज करने वाले अंदाज में कहा। तो जसपाल एक लम्हे के लिए उसकी तरफ गौर से देखता रहा, फिर चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो बोला, हमारे बंदे भी हर जगह फैले हुए हैं, वो कोई गलत इतला नहीं देते। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, फिर यूं मुमकिन है कि तुम्हारी सिख तंजीम के लोग निगाह में होंगे, मैं नहीं। मैं मानता हूँ और मैं इस्तेमाल भी करता हूँ कि जदीद तरीन आलात बंदे की लोकेशन के बारे में मालूम कर लेते हैं। मैंने ये ऑप्शन ज़हन में रखा है। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैंने जल्दी नहीं की, वक्त पर इन्हें ठिकाने लगाया है, इससे पहले कि वो मेरे गिर्द घेरा तंग करें। मैंने इनका हिसार ही तोड़ दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें शायद ही हमारी जरूरत पड़े, अनुजीत ने पूछा। एक पुरानी कहावत है ना, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। इसी तरह दुश्मन वो होता है जो धोखे से वार करे, और मुनाफिक वो होता है जो तुम्हें खत्म करने के लिए बड़े सब्र से वक्त का इंतजार करे और मौका मिलते ही तुम्हें खत्म करने की कोशिश करे। धोखा वो भी देगा, इसलिए अपने साए से भी चौकन्ना रहो, क्योंकि मुसीबत के वक्त ही दुश्मन का, मुनाफिकों का और बेगैरतों का पता चलता है। तुम क्या समझे? अगर उनके नेटवर्क में अपने बंदे दाखिल हो सकते हैं, तो क्या वो तुम्हारी सिख तंजीम में नहीं होंगे? ऐसा मुमकिन है, अनुजीत ने सरसराते हुए कहा। तो फिर ये जान लो कि अब कोई राज नहीं है, एक मैदान जंग है और हम लड़ रहे हैं, जिसका वार चल जाएगा। और ये ज़हन में रखना अनुजीत, मेरी लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं, मुझे सिर्फ अपना जाती इंतकाम लेना है, बस। मुझे तुम्हारी साकोई अच्छी लगी है। मैं चाहूंगा अगर तुम जरूरत महसूस करो तो मुझे जरूर कहना, उसने यास भरे लहजे में कहा। तुम इस कदर अजनबियत से क्यों कह रहे हो मेरे दोस्त? असल में तुम मेरे जाती दोस्त की हैसियत से नहीं, एक सिख तंजीम के फर्द की हैसियत से सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम धर्म की सेवा छोड़ दो, मैं कहता हूँ करो। हर मजहबी इंसान का ये हक है कि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे, लेकिन इन कुव्वतों का क्या किया जाए जो ये भी नहीं करने देती? जान लो कि ताकत की बुनियादी चीज है, और ताकत ही वो बुनियादी चीज है, वरना दूसरे तुम लोगों को कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। तुम एक सिख तंजीम के फर्द हो, तुम रहो, लेकिन मेरे मामले को उससे गलत मलत मत करो। तुम भी तो एक सिख हो, अगर तुम्हारे सामने धर्म का कोई मामला आ जाए तो तुम क्या करोगे? अचानक अनुजीत ने उससे पूछा। ये तो उस मामले की नोयत पर होगा ना मेरे यार। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। सिख धर्म में दस्तार की अहमियत इस कदर है कि सर कटा दे, लेकिन दस्तार की इज्जत पर आंच न आने दे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, वो तेजी से बोला। अब मुझे ये बताओ, मैं कहीं बेबस हो जाऊं और वो लोग मेरी दस्तार उतार कर मट्टी में रोल दें, तो क्या मुझे आराम से सर कटा देना चाहिए? जसपाल ने सुकून से पूछा। नहीं, जहां तक हो सके उनका सर काट देना चाहिए, वो जोश और जज्बे से बोला। लेकिन अगर मैं सर काट लेने की पोजीशन में ही नहीं हूँ, बल्कि बेबस हूँ, तब मुझे क्या करना चाहिए? सुकून से अपना सर उनके सामने पेश कर देना चाहिए कि मैं अपनी दस्तार की हिफाजत नहीं कर सका? जसपाल ने कहा। तो अनुजीत उलझते हुए बोला, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यही कि मैं धर्म के लिए कमजोरी का बायस ना बनूं, बल्कि अगर मेरी जान जाती है तो उससे धर्म मजबूत हो। मैं वो वक्त ही ना आने दूं जब कोई मेरी दस्तार की तरफ हाथ बढ़ाए। मैं अपने जाती मामले के लिए धर्म को इस्तेमाल ना करूं। और जहां तक तुम्हारा सवाल है कि अगर धर्म का मामला मेरे सामने आ जाए
तो मैं क्या करूंगा? मैं ये देखूंगा कि धर्म को फायदा कैसे होगा, जान दे देने से या उस मामले को नजरअंदाज कर देने से। ये जान लो अनुजीत कि ताकत का गलत इस्तेमाल भी शिकस्त की तरफ ले जाता है। तुम तो बड़े सख्त किस्म के ख्यालात रखते हो, अनुजीत ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम सिखों ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है और हम अभी तक ऐसे मामलात में उलझे हुए हैं जिन्हें हिंदू हमारी कमजोरी बनाकर हमें न सिर्फ मजीद कमजोर बना रहे हैं बल्कि जुल्म दर जुल्म करते जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, दरबार साहब में शहीदों की यादगार बनाने के मामला है, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, अनुजीत ने कहा। इन्हीं शहीदों के लिए ना जो नहत्थे मारे गए। इंदिरा हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्हें खत्म किया। अब सिख कम्युनिटी अपने ही मजहबी इदारे में अपने ही लोगों के लिए एक यादगार बनाना चाहती है, लेकिन नहीं बना पा रहे। क्यों? पंजाब के सिख, पूरी दुनिया के सिख इसे क्यों नहीं बचा पा रहे? क्यों नहीं बना पा रहे? कांग्रेस हुकूमत नहीं जा रही। अनुजीत ने धीरे से कहा। मैं ये पूछता हूँ, हुकूमत रोबोट चलाते हैं या इंसान? जसपाल ने जोश से पूछा। इंसान ही चलाते हैं, यानी गोश्त पोस्ट के इंसान जो मुनाफिक हैं। क्या इन्हें किसी शय का खौफ नहीं है? सिख धर्म के लोग इन्हें इतना भी खौफ नहीं दिला सकते कि यादगार के मामले में अपनी दुश्मनी से बाज आ जाए। एक शख्स संत जरनैल सिंह भंडार वाला था जिसने इंदिरा हुकूमत की नींदें उड़ा दी थी। आज तक उस जैसा एक भी बंदा नहीं है। तो यादगार कब की बन चुकी होती। अब सुनो मैं क्या सोचता हूँ। कहो, वो बोला। यादगार के लिए मैंने किसी एक भी सिख का कत्ल नहीं चाहता। मतलब उसके लिए कोई तहरीक चले और सामने से गोलियां खाई जाए, बेवकूफी है। बल्कि खुद को ऐसा बना लिया जाए कि वो खौफजदा होकर खुद कहीं हमसे राह में मुजाहमत नहीं करेंगे। जो सिख कौम चाहे वही होगा, जसपाल ने कहा। तो अनुजीत ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? 2 महाजों पर लड़ना होगा। सिख इतिहास के लिए नई नस्ल को बताना होगा। अपनी हामियों को दूर करके ताकतवर कौम बनना होगा। खुसूसन पंजाब के सिखों को बहुत मजबूत करना होगा। दुनिया भर के सिख उनके लिए जान और माल कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं। जसपाल सिंह ने जोश भरे लहजे में कहा। तो अनुजीत काफी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, मैं समझ गया हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम जो चाहो सो करो। मैं बहरहाल तुम्हारे लिए हर तरह से हाजिर हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मैंने तुमसे कहा था कि वो हवेली के लिए। हाँ, और वो मैंने एक ठेकेदार से बात की थी, वो आजकल में आ जाएगा, अनुजीत ने कहा। वो आ नहीं जाएगा, बल्कि उसे अभी बुलाओ। बल्कि उसे कहो कि चंद मजीद मजदूर भी वहां ले आए। मैं आज ही इस काम को शुरू कराऊंगा। इसका भी एक मकसद है। फौरन फोन करो। मैं अभी करता हूँ, अनुजीत ने कहा और अपने सेल फोन से राब्ता करने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद जसपाल सिंह, अनुजीत सिंह और हरप्रीत को अपनी जीप में लेकर घर से निकला। उनका रुख ओगी पिंड की तरफ था। ठेकेदार से बात हो गई थी और मजदूर उस हवेली के सामने पहुंच चुके थे। अनुजीत ड्राइविंग कर रहा था और वो तीनों खामोश थे। कुछ ही देर के बाद वो सड़क पर थे और फिर वो तेजी से चलते हुए गांव में दाखिल हो गए। जसपाल दूसरी बार उस गांव में आया था। पहली बार उसके जज्बात में गुस्सा, बेबसी और मात हो जाने का एहसास था। अब वैसा नहीं था, बल्कि अब इसमें हिजान, इंतकाम और बढ़ जाने का हौसला मौजूद था। शायद उसी से इनमें कोई बात नहीं हो रही थी। सभी अपनी अपनी जगह सोच रहे थे, यहाँ तक कि गाड़ी उनकी हवेली के सामने जा रुकी। सामने ही कुछ मजदूर खड़े थे और उनके सामने एक खुशपोश नौजवान सिंह खड़ा था और उनकी तरफ इशारा करके अनुजीत ने बता दिया कि यही ठेकेदार है। वो गाड़ी से उतरकर उनके करीब गए। मिलने मिलाने के बाद जसपाल ने कहा, ठेकेदार जी, आपने काम देख लिया? जी देख लिया।
उसने आहिस्तगी से जवाब दिया, कितने दिनों में होगा ये काम? उसने पूछा, यही कोई 1 हफ्ता लग जाएगा। उसे अंदाजा लगाते हुए कहा, रकम की परवाह नहीं करनी, सब कुछ आपने करना है, बस नीम के दरख्त का ख्याल रखना है। ये कहकर उसने बड़े नोटों की 2 गड्डियां जेब से निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये रखें, मजीद की जरूरत हुई तो मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी से काम शुरू करवा देता हूँ, ठेकेदार ने कहा। जसपाल ने एक निगाह हवेली पर डाली, जिसकी हंसता हालत में इसके अंदर भड़कती हुई आग मजीद हवा दे दी थी। उसे खुद पर काबू पाने में चंद मिनट लगे। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा।